अब देखा जाए तो हमारे पास ये क्या हमारे पार्टिकल्स आ गए अल्फा, जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई ये हुआ। अब हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया कि जो डाल्टन था उसने क्या कहा था कि हम एटम को जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बट मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिव फिनोमेना में क्या होता है, हम जनरेट कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी है क्या? रेडियो एक्टिविटी इज द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, emission of radiation from the radioactive substance। और ये सारी की सारी रेडिएशन जो होती हैं, तो बच्चे एमिशंस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब हमारे पास जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो कौन सी होती हैं? अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, या फिर गामा हो सकती है। अल्फा पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है? अल्फा पार्टिकल का नेचर जो होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा का नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो अगर ये प्लेट की तरफ देखें, डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो अल्फा कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, बीटा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, और गामा जो है वो स्ट्रेट जाता है विदाउट एनी डेविएशन। अगर किसी से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं बच्चे, तो अल्फा पार्टिकल क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हीलियम-24 होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो हमारा 2 से घट जाएगा, मास नंबर 4 से घट जाएगा। बीटा में हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि गामा में कोई चेंज होता ही नहीं। तो बच्चे ये हमारे पास क्या था, रेडियो एक्टिविटी के ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अल्फा बीटा गामा की, ठीक है। जैसे कि हमारी अल्फा जो होती है वो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग होती है, जबकि गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, और बीटा हमारी हमेशा बीच की रहती है। तो बच्चे अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे हम, हमारे एटॉमिक मॉडल्स कौन से हैं उनकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल्स में आता है वो हमारा कौन सा मॉडल है, जो जे थॉमसन का। अब इससे पहले आपको एक क्वेश्चन जो देते हैं कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बता देते हैं, पूछ लेते हैं। जैसे कि हमारे जो पुराने टीवी होते थे, बड़े वाले कलर टीवी आते थे जो पहले एलईडी से पहले, उसमें क्या होती थी, सीआरटी होती थी। क्या होती थी? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब है, उसमें हमारे पास क्या है कि जो टीवी की स्क्रीन होती थी उसको कोट करके रखते थे। अब कोट करके रखते थे तो कलर कोट होता था उसके ऊपर। अब कोट हो गया तो जब कैथोड रेज निकल के आएंगी और वो स्क्रीन पर टकराएंगी तो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस देंगी, और फ्लोरोसेंस देंगी तो वो हमको कुछ चीज करती चमकती थी। ठीक है बच्चे, कैथोड रे ट्यूब जो हमारे पुराने टेलीविजन के अंदर या फिर जो हमारी ट्यूबलाइट वगैरह आती थी उसके अंदर भी ऐसे होता था। तो बच्चे अब हमारे पास जो पहला मॉडल है वो कौन सा है, जे थॉमसन मॉडल। अब जे थॉमसन मॉडल में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, जे थॉमसन मॉडल है, इसमें क्या कंसिडर किया था, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या फिर रेजन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो जे थॉमसन मॉडल में क्या किया गया, जे थॉमसन ने एटम को एज ए बिग स्फीयर कंसीडर किया कि एटम जो है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्फीयर है। जैसे आपके पास तरबूज होता है समझ लीजिए, और बीच में उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज बीज होते हैं, राइट। अब ये बीज जो प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, तो उसने क्या माना था कि एटम का जो ये बाहर वाला पार्ट है ये तो पॉजिटिव स्फीयर होता है, राइट, ये पॉजिटिव स्फीयर है, और जो ये अंदर वाले हैं इसमें जो बीड्स होते हैं इसको हम नेगेटिव कहते हैं। और उसने क्या कहा था कि एटम एज अ होल क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज हो बैलेंस कर देता है। ये हमारा जे थॉमसन मॉडल था। अब जे थॉमसन मॉडल जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो स्पेसिफिक चीजें थी उसके बारे में कुछ बात नहीं की थी, ठीक है, मास नंबर वगैरह के कुछ में कुछ नहीं बताया। तो जो इसके बाद हमारे पास मॉडल आया वो कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने, ठीक है जी, तो जो आपके पास रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो एक
थिन गोल्ड फॉइल ली, थिन गोल्ड फॉइल ली। क्वेश्चन पूछ रहा थिन क्यों ली? क्योंकि अगर थिक होती तो क्या करती, वो एब्जॉर्ब कर लेती रेडिएशंस, ठीक है। और उसने रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स पास करना है इससे। अब अल्फा पार्टिकल्स पास करना है तो देखिए क्या ऑब्जर्व हुआ, जैसे कि आपके पास ये सपोज मल्टीपल एटम्स हैं, राइट। तो उसने क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल्स पास की तो उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस जो थी वो कैसी जा रही थी, सीधी जा रही थी। क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल स्ट्रेट। इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चे? इससे कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि ज्यादातर जगह जो है वो एटम के अंदर क्या है, खाली। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशन जो है वो आ रही थी और डिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, कुछ रेडिएशन आ रही थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। अब भाई अल्फा पार्टिकल कैसे थे हमारे, पॉजिटिव थे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल अब डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इससे क्या पता लगा था कि सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या देखा कि वेरी फ्यू, कुछ तो आए जैसे ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो गए, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एज सच। अब जैसे आए वैसे के वैसे ही चले गए 180 डिग्री पर। इससे क्या पता लगा कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated at the center, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास बोर मॉडल के कुछ assumptions, observations थी और ये उनकी conclusions थी। बोर जो हमारे पास रदरफोर्ड था, सॉरी, तो रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड ने ये भी माना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है, न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है। कैसे? जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए कि प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, और ये न्यूक्लियस का समझ लीजिए सन है। तो अर्थ जैसे सन के चक्कर काटते हैं, उसने कहा ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, अब वो चक्कर क्यों काटता है भाई? अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा अपने पास, राइट। तो वो कैसे काउंटर बैलेंस होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? उसको बाहर की तरफ रखती है, राइट। बट इसकी लिमिटेशंस क्या थी रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी लूज कर रहा है। लिमिटेशन क्या कहा कि when electron is revolving around the nucleus, it radiates energy। अब रेडिएट करेगा तो क्या होगा भाई? उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी,
अब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन में जाके, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। सो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इससे क्या पता नहीं आया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है बच्चे। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे भरे जाते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ये नहीं बताया था। फिर उसकी क्या एनर्जी होती है, व्हाट आर द एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसको ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। किसने, जो हमारे पास रदरफोर्ड था। तो ये सारी लिमिटेशन जब आई तो फिर कोई नए मॉडल की खोज की, ध्यान में चले कि कोई नया मॉडल खोजा जाए जिससे कि हम एटम जो हमारे पास है उसकी स्टेबिलिटी को बता सकें। तो वही इसकी खोज में लगे। तो हमारे पास जो है बोहर मॉडल के डेवलपमेंट की तरफ चले कि जब बोहर मॉडल बनेगा, तो बोहर मॉडल ऐसे नहीं बना कि एक दिन में बन गया और उसके हिसाब से चलता चला गया। बोहर मॉडल बनने के लिए टाइम लगा। अब उसको टाइम लगने के लिए क्या हुआ, कुछ चीजों की पहले बात की गई, उसके बाद आपके पास बोहर मॉडल आया। तो बच्चे कुछ चीजें जो है पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो क्या डेवलपमेंट हुआ था किस हिसाब से हमारे पास वो चीजें आई थी उसकी बात करेंगे। अब बच्चे जैसे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। वैसे स्पेसिफिकली हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। ये हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। फिर मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। और इकट्ठा इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। ठीक है, मास नंबर का सिंबल होता है A। कोई भी एलिमेंट है तो उसका मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि हम सोडियम को लिखते हैं 1123। ठीक है बच्चे, तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो हमारे पास मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, अब आपको मान के चलो न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे किसी भी एलिमेंट से, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। अब इसके अंदर अगर न्यूट्रॉन्स देखे जाए तो कितने होंगे, सोडियम में 23 माइनस 11 कितना आ गया, 12 न्यूट्रॉन्स आ गया। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास आ जाता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ठीक है जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number and but different mass number।
तो बच्चे हमारे पास आइसोटोप्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613, C614, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग atoms of the different element having same mass number। इसका मास नंबर सेम, जैसे कि आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, राइट। ये हमारे पास क्या है? आइसोबार्स। फिर हमारे पास आता है आइसोटोन्स। आइसो मीन सेम होता है, तो इसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चे, अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने हैं तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? नाइट्रोजन 714, कार्बन 613। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास बराबर है, 14 - 7 is 7, 13 - 6 is 7। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास आ जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमारे पास F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जो आता है कि हम ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन एटॉमिक मास हो जाता है हमारे पास कुछ का, वो परसेंटेज के बेस पे आता है, और जो हमारे आइसोटोप्स के कुछ यूजेस होते हैं वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन एटॉमिक मास कैसे आता है। अब जैसे हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 1735 और 1737, ये 75% आता है, और ये जो हमारे पास आता है कितना होता है? 25%। तो अब अगर आपको इसका फ्रैक्शन एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे आएगा? 35 × 3 + 37 × 1/4, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 35%। परसेंटेज है 75%, मीन्स 175 मतलब 3 पार्ट्स हो गए, तो 3/4 है, और ये कितना है? 1/4 है, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो हमारे पास उसका फ्रैक्शन एटॉमिक मास आ गया। ऐसे ही हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप का निकाल सकते हैं, कार्बन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो फ्रैक्शन एटॉमिक मास आइसोटोप्स के निकाला जाता है। अब आइसोटोप्स के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये भी बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 9th स्टैंडर्ड में। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में देखा जाए बच्चे तो हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ isotopes, right? Cobalt 60, right? Used for treatment of cancer. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। C14, कार्बन 14, इट यूज फॉर कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग या फिर इसको रेडियो डेटिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हाफ लाइफ इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल्स, एज ऑफ
फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है बच्चे, जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है, उसको जो डिकम्पोज कर गया बहुत मिलियन ईयर्स हो गए अगो, उसे हम कहते हैं फॉसिल्स। तो जैसे कि मान के चलो कोई डायनासोर का हमारे पास रिमेन्स मिल गए, उसकी बोन वगैरह मिल गई, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसका पता करना है कितना पुराना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास कार्बन डेटिंग। ठीक है जी। देन आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ goiter, treatment of goiter। uranium-235 is used as nuclear fuel, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इट इज यूज्ड एज रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर टेक्निक का मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर मान के चलिए कि हमें फ्लो चेक करना है कि हमारा ब्लड का फ्लो वगैरह सही हो रहा है, क्लॉट तो नहीं जमा है, तो उसके लिए हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है वो सही है कि नहीं है। राइट, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ऐसे भी और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, मॉडरेटर में काम करता है। अब बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है कि मान के चलो जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन का खुद का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, रेस्ट मास जो होता है। अब मान के चलो कि अगर वो किसी स्पीड पे चल रहा है और हमें कंटेन करना, हम कहते हैं वैसे उसका मास चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम मास निकाल सकते हैं। तो m = क्या आएगा, m0 जो हमारा रेस्ट मास है अपॉन 1 - v²/c²। ठीक है बच्चे, c is the speed of light, v is the velocity of the particle and m0 is the rest mass। ये हमारे पास रेस्ट मास होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। हम वैसे कहते हैं कि मास कभी चेंज नहीं होता, बट हम सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात कह सकते हैं कि मास चेंज हो जाता है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अब मान के चलो अगर आपके पास आपका पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता, तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कैसे समझिए, अगर ये भी c होता स्पीड ऑफ लाइट से चलता, c² कौन c² कट के 1 - 1 is 0। अब 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो उसका मास क्या आता, इंफिनिटी आता। ठीक है, अब हमारा जो है बोर जो मॉडल आना था, तो उसके लिए हमारे पास पहले कुछ कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी ये लाइट जो है इसके बारे में कहती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है इसका पहला पॉइंट क्या था कि जो एनर्जी एमिटेड होती है किसी भी सोर्स से वो कैसे कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है। अगर कोई भी सोर्स है तो उससे एनर्जी जो निकलेगी वो कंटिन्यूस निकलेगी। दूसरा ये था कि जो हमारे पास वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है। क्या करेगा, इट ऑलवेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो पहला पॉइंट क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कि एनर्जी जो आएगी किसी भी सोर्स से जो एमिट होगी वो कंटिन्यूसली एमिट होगी। ठीक है जी, क्या एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड सोर्स। अगर किसी भी सोर्स कोई गर्म कर रहा है उससे एनर्जी निकल रही है, हीटेड सोर्स, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड सोर्स कंटिन्यूसली। हमेशा कंटिन्यूसली क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है जी। अब रेडिएशन जो है वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर, इसकी होंगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन
ऑफ प्रोपगेशन, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ओके। और जो हमारी रेडिएशन है इसमें कौन सा करेक्टर होगा? वेव करेक्टर होगा। क्या होगा? वेव करेक्टर होगा। ठीक है, इसका मतलब वो कैसे चलेंगी? विद द स्पीड ऑफ लाइट चलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है जी, फिर इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे कि एनर्जी जो है वो हमेशा किसी भी हीटेड सोर्स से अगर निकलेगी तो वो कंटिन्यूसली निकलती चली जाएगी, और वो जब चलेगी तो कैसे चलेगी? वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलेगी, इस तरह से, राइट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चलेगी? इस तरीके से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये आपस में भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो हमारे पास वेव्स होती हैं ये क्या स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए दिया होता है। ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ये सीधी चलेंगी विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है बच्चे, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके अंदर जो ये है यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब अपनी मीन पोजीशन से जो पार्टिकल्स मैक्सिमम प्लेसमेंट ऊपर मूव करेगा उसे हम क्या कहते हैं? इज रेट एम्पलीट्यूड। ये इसकी मीन पोजीशन यहां से यहां तक किया गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? जो ये वेव में ऊपर वाली पीक आई है, ये तो हमारा क्रेस्ट है, और जो यहाँ पे नीचे आती हो गया ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। सिंबल इज लैम्डा। ठीक है जी, और ये किस में नापा जाता है? मीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, किसी में भी नापने कर सकते हैं। वैसे ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर होती है। फिर आपके पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंड थ्रू अ पॉइंट। नंबर ऑफ waves produced through a point in a second। in a second उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर और क्या है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। फिर हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन वेव और वन वेव। ठीक है जी, एक वेव बनाने के लिए कितना समय लगा उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, उसका रिलेशन क्या है? न्यू इज इक्वल टू 1/t, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या थी हमारे पास? हर्ट्ज, या फिर क्या है? पर सेकंड। ठीक है, फिर आया था हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर इज v बार। ये क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या कह देते हैं? वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या हो गया? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves in increasing order of wavelength or decreasing order of their frequency। अब देखा जाए तो हमारे पास वेव्स कौन सी हैं? देखिए, कॉस्मिक रेज, देन हमारे पास आ जाता है, हम इसको ऐसे लगाए नीचे से ऊपर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, visible, then ultraviolet, X-rays, then gamma rays। ये हमारे पास जो है हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। ठीक है बच्चे। अब अगर हम इनकी वेवलेंथ को देखें, क्या वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारी किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? हमारी कॉस्मिक रेज की होती है। ठीक है। अब बच्चे सिंपल सा अगर हम ऑर्डर लेके चले तो इसकी जो हमारी रेडियो वेव्स की ग्रेटर देन 10 की पावर, बट अगर हम मीटर में देखें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 4। इसकी लिख लीजिए आप, मैं ही लिख देता हूँ, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, देन हमारे पास 10 की पावर 0। ठीक है जी। तो हमारे पास बीच में 10 की पावर ये 0 आ गया, ये 10 की पावर 2 हो गया, फिर हमारे पास 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये हमारे पास 10 की पावर -4 हो जाएगा इन्वर्टेड का। ठीक है, फिर 10 की पावर -6, 10 की पावर -8 क्या हो जाएगा? 10 की पावर -8, फिर 10 की पावर -8 से हम ये देखो 2 से इंक्रीज, या पावर जो है हम 2 से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, कितने से? 2 से।
ओके, -10, -12, -14 और -16, राइट। ये हमारे पास सारे मीटर्स हैं। इसके हिसाब से हमारी वेवलेंथ जो है ये चलती जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। तो बच्चे हमारी विजिबल लाइट जो होती है, ये विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट के अंदर हमारे पास देखा जाए तो हमारे जो आ जाता है 7 पिलर्स आ जाते हैं, आपको पता ही होगा, VIVGYOR, और ये हमारी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो विजिबल लाइट में यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, वायलेट आएगा इस साइड, और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, रेड आएगा। इंफ्रारेड से पहले हमारे पास रेड आएगा विबग्योर के अंदर। ठीक है, अब हमारी जो स्पेसिफिक आ जाती है दैट इज 380 नैनोमीटर से कितना 760 नैनोमीटर हमारी विजिबल लाइट की, इसकी विजिबल लाइट की क्या आ जाती है, वेवलेंथ आ जाती है। वैसे कई जगह पर ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर दिखा जाता है, बट स्पेसिफिकली जो हमें इसको करेंगे कंसीडर। और आपको ये पता ही है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको हम अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखें तो 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन करो बच्चे। तो बच्चे ये आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए बच्चे हमारी जो रिलेशन होता है, एक इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई तो क्या ये एब्सोल्यूट थी? नहीं, इसकी भी लिमिटेशंस थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की लिमिटेशन देखी जाए तो पहली क्या थी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बताया था, फिर लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसे नहीं बताया था, फिर स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ये क्या बच्चे हमारे डेवलपमेंट है इसके लिए, बोर मॉडल के लिए, मींस पहले क्या हुआ, और जो हीट कैपेसिटी का वेरिएशन होता है वो नहीं बताया था, वेरिएशन विद हीट कैपेसिटी। तो बच्चे अब हमारा ये फिनोमिनास क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, लाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये हम सब अभी देखेंगे। तो जो हमारी लिमिटेशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारा बोहर मॉडल आएगा। तो इसकी जो लिमिटेशंस थी, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये स्पेसिफिक दो चीजें थी जो नहीं बता पाया था। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? अब ये देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, छोटे थे या छोटी क्लास में थे, कि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, कि सर्दियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो किसी भी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी जो होता है, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। ठीक है, सो द रेडिएशन ऑब्टेन्ड बाय द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब अगर आप किसी भी चीज को हीट करोगे जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, आप उसे हीट करोगे तो पहले वो लाल होगी,
फिर वो पीली होगी, फिर वो सफेद होगी, और फिर वो जाके नीली होगी। किसी को भी हिट करोगे जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि हमारी जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएंट सोर्स से निकल रही है, अगर हम इसे तो वो कंटिन्यूसली निकल रही है। अगर कंटिन्यूसली निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है किसके? फ्रीक्वेंसी के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस चीज को हिट कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के साथ बढ़ती जा रही है, बट उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आएगा। बट असली में क्या देखा जाता है कि जब आप किसी चीज को हिट करते हो तो उसका कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है। मैंने बताया जैसे कि लाल होगा, नीला, लाल, पीला, सफेद और फिर नीला होता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्योंकि जब हीट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बट जैसे जैसे आप हीट करेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? उसके ऑसिलेट करेंगे और हायर फ्रीक्वेंसी जोन पे चले जाते हैं, ठीक है बच्चे। अब हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो क्या होगा? कलर का अल्टरेशन होगा, ठीक है जी। क्यों? जितना आप हीट करेंगे उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा रेडिएशन वो हाई फ्रीक्वेंसी की एमिट करेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में अगर हम ग्राफ देखें इसका टेम्परेचर का और वेवलेंथ के हिसाब से, इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का टेम्परेचर के हिसाब से, तो अगर हम इंटेंसिटी को देखें, इंटेंसिटी को और वेवलेंथ के हिसाब से, तो आपके पास क्या है? एक T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर, ठीक है। और T2 क्या है हमारे पास? T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर हम देखें, हम यहां से मूव करेंगे, कहां से? राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। जब हमारी वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी क्या है? कम है। ज्यादा है तो कम है। पर जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ घटती जाएगी, जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ घटती जाएगी वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और वो एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ घटेगी इंटेंसिटी भी घटती चली जाएगी, ठीक है बच्चे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड कि हमने क्या बताया कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ घटेगी वैसे वैसे हमारी क्या हो रहा है? इंटेंसिटी बढ़ रही है, बट एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। उसके बाद अगर जैसे ही आपकी वेवलेंथ घटेगी तो इंटेंसिटी भी घटती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है अगला टॉपिक जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज द ejection of electrons when photons fall on the surface of matter। तो इसमें क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या किया? हमने एक अपरेटस ली, ठीक है, और इस अपरेटस के अंदर हमने क्या किया? हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर मेटल सरफेस लिया बीच में, ये हमारा मेटल है, ठीक है, क्या है? मेटल। अब यहाँ पर हमने क्या किया? फोटॉन्स हमारे आ रहे हैं। अब फोटोन जब मेटल के सरफेस पे आएंगे तो जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हमारे भागेंगे, ठीक है बच्चे। जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? दे विल रन टुवर्ड्स द प्लेट, जो हमारी प्लेट होगी उसकी तरफ को ये भागते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चे।
ओके, तो अब हुआ क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी आया फोटोन पड़े और हमारे मेटल से निकल गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब सनलाइट या कोई भी लाइट आकर मेटल के सरफेस पे पड़ेगी तो ये नहीं कि पड़ते इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की लाइट चाहिए। ठीक है जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली बी इजेक्टेड कब, व्हेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is achieved। मतलब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम V नॉट से डिनोट करते हैं, तो जब V नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम इंसिडेंट वेवलेंथ की लाइट आएगी और वो मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करेगी उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो एनर्जी उसके लिए चाहिएगी उस एनर्जी को हम क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा बच्चे, एच यू नॉट, और एच यू नॉट को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। मतलब मिनिमम इतनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है जी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होंगे जब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की फोटॉन्स की लाइट आकर हमारे मेटल के सरफेस पे पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं, तो ये कैसे चलेंगे, ये इसकी जो वेलोसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है जी, क्या जो वेलोसिटी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी is directly dependent on the frequency of incident radiation। ठीक है जी, is dependent on the frequency of incident radiation। ठीक है जी, क्या कहा, ये कहा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर या वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी कि हमारी किस फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है। ठीक है जी, अब हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने निकल रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो अब मान के चलो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमारी जो मिनिमम एनर्जी क्या है, एच न्यू है। अब उसको एच न्यू के अंदर हमने क्या किया, ठीक है, मतलब अगर वो एनर्जी के पैकेट्स आ जाते हैं हमारे, एनर्जी आती है, तो एनर्जी अगर मिल रही है, आगे स्ट्राइक करे तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी क्या है, एच न्यू नॉट। अब वो एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी मिल गई, उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे, उसमें क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा जाए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आएगा, जो आपकी फाइनल एनर्जी उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप माइनस कर देंगे, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी, जिसने पार्टिकल नेचर दिया था, उसके हिसाब से आपको बेटर क्लियर होगा। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था कि जो आपकी एनर्जी आएगी, मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि जो आपके निकलेंगे एमिशंस होगी
वो कंटिन्यूसली होगी। बट प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि एनर्जी इज नॉट एमिटेड कंटिन्यूसली बट इट इज एमिटेड डिसकंटिन्यूसली। ठीक है जी। और ये पार्टिकल नेचर को बताता है हमारे, पार्टिकल नेचर किसने दिया था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे पास एमिशन होगा रेडिएशन का वो कंटिन्यूसली ना होकर डिसकंटिन्यूसली निकला जाएगा। एनर्जी इज एमिटेड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। सो द रेडिएंट एनर्जी is emitted discontinuously। ठीक है जी, in the form of small energy packets known as quantum। तो क्वांटम जो है क्या है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स है। क्वांटम क्या है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, तो ये उसका क्या था? पहला पॉइंट था। और जो एनर्जी आएगी, ठीक है, एनर्जी लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, न्यू। सो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। फिर जो आपके पास टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है जी, टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। सो आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारा बोर मॉडल देखेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।